चलिए आ जाइए। हम आपके सामने रोज़ 7 बजे से लाइव आते हैं और 8 बजे से ऑब्जेक्टिव लाइव रहता है। तो बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़े रहिए और सारा चैप्टर मैं इसी तरह से आपके लिए मैं लेकर आऊँगा। इधर थोड़ा 2 दिन से तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं लाइव नहीं आ रहा था। बाकी 7 बजे से आप बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहिएगा, तो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। टेक्नोलॉजी का कुछ ये है, चलिए तो ठीक है, बढ़िया है, आवाज़ आ रहा है। देखिए आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब एकदम ठोक के करते रहिए, तो फिर हम लोग चलते हैं, शुरू करते हैं फिर, है कि नहीं। देखिए, चूँकि इतिहास का पहला चैप्टर है ये, तो कम से कम 3 क्लास या 4 क्लास लग जाएगा, क्योंकि हमने एक एक चीज़ को जो है आपके लिए मतलब खोज के लेकर आए, ताकि आपका जब टेस्ट हो या फिर जहाँ भी एग्जामिनेशन देने जाएंगे, देखिए कोई भी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो या फिर एनसीईआरटी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड है, तो मैंने सारे को आप इसमें कवर कर दिया। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा, चाहे वो 2 नंबर में हो या 4 नंबर में हो, 5 नंबर में हो, ऑब्जेक्टिव हो, सारे हमने पहलुओं को इसमें आपको इंक्लूड कर दिया है। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, आप काम करते रहिए मेरे साथ। और अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसे यहाँ से भी आप नोट्स बना सकते हैं। हमने नोट्स के फॉर्म में, मतलब आपको मैंने पॉइंट के फॉर्म में लिख दिया है। इससे क्या होगा कि आपको नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक। अगर आप लोग कहिएगा कि नहीं सर हम इसको आप पीडीएफ फॉर्म में दे दीजिए, तो बिल्कुल मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में भी उपलब्ध करवा दूंगा। और मैं भी जल्द ही अपना जो टेलीग्राम चैनल भी आ जाएगा, तो उस पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम आ जाए, फिर इंस्टाग्राम आ जाए, तो देख लेते हैं, जल्दी इसको हम कवर करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं देर ना करते हुए। देखिए पहले जो है हमने आपको करवा दिया है क्या क्या। तो मैंने आपको करवाया था कि जो इतिहास के अध्ययन में स्रोत है ना, तो मैंने करवाया था पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। अच्छा, उसके बाद मैंने इतिहास, चूंकि हमने शुरू किया था हड़प्पा सिविलाइजेशन से, तो हड़प्पा सिविलाइजेशन के एक एक स्थल मैंने करवा दिए थे आपको, ठीक है। उसके बाद मैंने हड़प्पा के समकालीन जितने भी दुनिया में और भी स्थल थे, ये भी मैंने पहले आपके क्लास में करवा दिया है। जैसे कि जैसे भारत में हड़प्पा सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सभ्यता है, उसी प्रकार से ईरान में जो है आपको, इसे ईरान में मिल जाएगा आपको कौन सभ्यता, तो मेसोपोटामिया की सभ्यता। मिस्र में आपको मिल जाता है मिस्र की सभ्यता। उधर आप बढ़िएगा तुर्की की तरफ, तो उधर मिल जाएगा आपको यूनान की सभ्यता, आगे यूनान या ग्रीस की सभ्यता। अच्छा, फिर आगे बढ़िएगा तो आपको मिल जाएगा उधर अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में इंका सभ्यता और एज़टेक सभ्यता। एक मिनट, किसी ने मैसेज करा है भाई। तो इंका सभ्यता और एज़टेक सभ्यता मिल जाएगा उधर। अच्छा, चीन में सांग सभ्यता मिल जाएगा। तो मैंने ये सारी चीज़ें आपको कवर कर दिया था, ठीक है। अब जो है इसका जो है, अब जो पार्ट हड़प्पा सभ्यता में आते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता में एक पार्ट मैंने क्लियर किया है कि हड़प्पा सभ्यता का जो है कैसे विस्तार हुआ है, ठीक। मैंने वहाँ पे क्लियर किया था कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माण के बारे में बताइए, मैंने समझाया था वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मैंने उसको विस्तार से, सेकंड जो ये भाग है, दूसरा भाग है, इसमें मैं सारी चीज़ों को यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। मतलब पहला जो भाग था वो ओवरऑल हमने भारतीय सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता को विश्व की सभ्यताओं से कंपेयर किया था। देखिए पूरी तरीके से फैलने का तो समय नहीं है ना, वो पूरा हमने आपको क्या कहा था, हमने आपको क्या कहा था कि अगर कोई व्यक्ति, कोई लड़का जो है आर्ट्स लेता है या फिर इस सब्जेक्ट से कोई आईएएस बनना चाहता है या फिर कोई भी पीसीएस क्वालिफाई करना चाहता है, तो मैं उसको 40% में यहीं पे कवर करवा दूंगा, मेंस के लेवल पर भी और प्रीलिम्स के लेवल पर भी, ठीक है। मेंस भी और प्रीलिम्स भी, दोनों याद रखिएगा। तो अगर मेरे साथ आप जुड़े रहते हैं तो बिल्कुल आपको बेनिफिट होगा। और कहीं भी आपको वो चीज़ें नहीं मिल पाएगी जो मैं आपको दे रहा हूँ 12th के स्तर पर। इस लेवल का आपको कहीं चीज़ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसमें मैंने एनसीईआरटी को, बेसिकली एनसीईआरटी को मैंने कवर करा है, बाकी और भी बहुत सारे बोर्ड को मैंने इसमें कवर करके आपके लिए दे दिया है। तो चलिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए और काम की बातें करते हैं आगे। देखिए
मैंने आपको यहाँ से आपको शुरू किया है कि सभ्यता और संस्कृति, ठीक है। सभ्यता संस्कृति में भी आपको दिख नहीं रहा है क्या? यहाँ से नहीं दिख रहा है? एक मिनट रुकिए, नहीं दिख रहा तो मैं इसका भी इलाज कर ही देता हूँ फिर। नहीं दिख रहा है तो मैं इसका इलाज कर देता हूँ आपको। अब इसको देखिए क्या दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये ठीक है क्या? हाँ, ये कुछ ठीक लग रहा है, तो मैं इस तरीके से सबको बदल देता हूँ। हाँ, मैं सबको इसी तरीके से बदल दे रहा हूँ। मैं आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ये थोड़ा डार्क वे में ले लेते हैं इसको। देखते हैं कि ये आपको, ये कुछ ज़्यादा ही डार्क हो गया। शर्ट और वो मेरा वो दोनों सेम ही हो गया भाई। तो खैर कोई नहीं, ये हल्का वाला ही रखते हैं यहाँ पे। कुछ टेक्निकल हो जाता है कभी कभी, क्या कीजिएगा। तो देख लेते हैं। इससे बेहतर ये लग रहा है मेरे हिसाब से, ये कलर। क्या ये भी फैल रहेगा ना? ये ठीक लग रहा है, तो मैं इसी में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ सारी चीज़ को, सारे को मैं इसी में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। ये आसान हो जाएगा। ज़्यादा बस 2-1 मिनट का समय और लगेगा, मैं आपके लिए कर दे रहा हूँ। हमें नहीं पता था कि इतना ये लाइट हो जाएगा, कि पता ही नहीं चलेगा। ये चलिए तो शुरू कर लेते हैं इसको। हाँ, चलिए अब इसको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर दे रहा हूँ। अब ये सही है, ये यहाँ पे। चलिए अब मेरे हिसाब से आपको दिख रहा होगा। ये नहीं दिख रहा है क्या? ये लाल उजला एक ही हो गया क्या? पीला वाला उजला काला हो गया है, उजला हो गया है क्या ये? अरे यार तो डिस्टर्बिंग है ना। 1 मिनट यार, सही से पीपीटी भी नहीं बना पाता है बंदा, तो घबरा जाता है। मैं इसको देख लेता हूँ, ये ठीक है तो फिर पीला वाला आ रहा होगा। ये सही है, मैं इसी को रहने देता हूँ। चलिए इसी को मैं रहने दे रहा हूँ, ये सही है। कोई नहीं, कल से मैं ध्यान रखूँगा इसका। हमें लगा कि काम कर जाएगा, लेकिन ये काम नहीं कर पाया ज़्यादा बढ़िया से। क्या कीजिएगा भाई साहब, होता है कभी कभी। चलिए तो अब जुड़ जाइए, आगे से मैं ख्याल रखूँगा, आपका टाइम नहीं मैं खोटी करूँगा। तो फिर अब देखिए, हाँ देखिए मैंने आपको करवा दिया था बहुत सारा चीज़। तो अब आ जाते हैं इस पर कि एक है आपका सभ्यता, एक है संस्कृति और एक है विरासत, है ना। पहले इसको देख लेते हैं। ये 2 नंबर में कहीं कहीं आपसे पूछ लेते हैं कि सभ्यता एवं संस्कृति एवं विरासत में क्या अंतर है, ठीक है। तो सभ्यता संस्कृति और विरासत में हमको अंतर ढूंढना है। तो आपको करना ये है कि पहले एक करके देख लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है सभ्यता, दूसरा में लिखा है संस्कृति और तीसरा में लिखा है विरासत। अगर आपसे कोई पूछता है कि सभ्यता किसको कहते हैं, संस्कृति किसको कहते हैं और विरासत किसको कहते हैं, इसमें अंतर है दोस्त। देखो सबसे पहले समझो कि सभ्यता से पहले हमको संस्कृति समझना पड़ेगा। तो संस्कृति किसको कहते हैं? संस्कृति एक आम बोलचाल की भाषा है
जिसको हम लोग आपस में बात करते हुए बोल लेते हैं। जैसे क्या कि किसी से आप पूछते हैं तो वो क्या कहता है कि सामने वाला क्या बोल रहा है भाई कि ऐसी संस्कृति मेरे के यहाँ नहीं है, मेरे घर में इस प्रकार की संस्कृति नहीं चलती है। इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल सा मतलब है कि जो पद्धतियाँ उसके घर में, उसके समाज में, उसके आसपास के इलाकों में नहीं प्रचलित है, इसका मतलब है कि वो संस्कृति वहाँ पे नहीं प्रिवेल करती, नहीं चलती। सिंपल सा परिभाषा के तौर पर इसको देखा जाए कि एक खास क्षेत्र में, एक खास क्षेत्र में प्रचलित खान पान, रहन सहन, बात विचार, जीवन दर्शन, धर्म, कला, ये जो चीजें प्रचलित है एक खास क्षेत्र में, हम इसी को संस्कृति कहते हैं। समझ गए? लिखने के क्रम में क्या लिखेंगे कि किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में प्रचलित खान पान, रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा, धर्म दर्शन, बात विचार इत्यादि के सम्मिलित रूप को हम संस्कृति कहते हैं। क्लियर है? दूसरा, मैं थोड़ा सा इसका उदाहरण देना चाहता हूं। अब देखिए कि बहुत सारे ऐसे सामाजिक विभाजन हैं, जिसे बहुत सारे ऐसे हमारे के यहाँ लोग हैं जिनमें शादी विवाह में कुछ चीज़ें प्रचलित हैं, कुछ चीज़ें नहीं हैं। जैसे आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके देवता कोई और हैं, है ना, किनके क्षेत्रीय देवता हैं, तो उनमें वो संस्कृति प्रचलित है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके एक अलग से देवता हैं, उनमें दूसरी प्रकार की संस्कृति प्रचलित है। तो संस्कृति जो है एक खास भौगोलिक क्षेत्र में, है ना, एक खास भौगोलिक क्षेत्र में प्रचलित कुछ पद्धतियों को ही हम संस्कृति बोलते हैं। लेकिन सभ्यता इससे अलग है। सभ्यता क्या है कि कोई खास संस्कृति में से कोई तत्व निकल करके बहुत सारे संस्कृतियों में फैल जाता है, तो उसको हम सभ्यता बोलते हैं। समझ गए? जैसे कि देखिए, अब हमारे यहाँ क्या है कि पहले बहुत सारे समुदाय ऐसे थे जहां पे शादी विवाह में रिंग सेरेमनी नहीं होता था। रिंग सेरेमनी कुछ खास समुदाय में प्रचलित था, लेकिन अब जो है धीरे धीरे करके वो सारे समुदायों में फैलता जा रहा है। रिंग सेरेमनी सब में होगा विवाह में, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि अगर ये पूरे क्षेत्र में फैल गया, नॉर्थ से साउथ तक और ईस्ट से वेस्ट तक, तो यह एक सभ्यता बन गया। जो पद्धतियां सारे क्षेत्रों में फैल जाए तो उसको हम बोलेंगे सभ्यता, और कुछ पद्धतियां कुछ खास क्षेत्रों में रहे उसको हम बोलेंगे संस्कृति। सिंपल सा लॉजिक यही है। सभ्यता और संस्कृति में अंतर इतना ही है। विरासत क्या है? विरासत जो है हमारे पूर्वजों द्वारा, विरासत जो है हमारे पूर्वजों द्वारा हमें जो दी गई है, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो दर्शन हो, चाहे वो खान पान, मूर्ति पूजा, आपको जो भी मिला है, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो भौतिक हो, उसी को हम विरासत कहते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों को क्या कहते हैं कि भाई इनके तो दादाजी ने विरासत में दिया है इतना सारा जमीन, तो वो उनको विरासत में मिल गया। कुछ लोगों के पास क्या है कि कला है, तो कहते हैं कि भाई हमें तो एक कला विरासत में मिली है। कुछ लोगों के पास जो है कोई और चीज़ें हैं, जैसे कि बिजनेस है, तो भाई उनको विरासत में मिला हुआ है। तो विरासत और संस्कृति और सभ्यता में डिफरेंस है। देखिए, अगर आपको आवाज़ जा रही होगी तो बाजू में जो है ना गृह प्रवेश है, तो वहाँ पे गाना बज रहा है, ठीक है, और गाना भी बज रहा है भोजपुरी। अगर जा रहा हो तो माफ़ कीजिएगा, गाना बज रहा है। तो ये सभ्यता, संस्कृति और विरासत में डिफरेंसेस है। मैं भी आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं एक एक करके आपको थोड़ा सा पढ़ के समझा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि सभ्यता का विकास संस्कृति से होता है, ठीक है। सभ्यता का विकास संस्कृति से होता है। हमने अभी आपको समझाया है कि संस्कृति सबसे पहले आता है, और संस्कृति जब एक बड़े क्षेत्रों में फैल जाता है तो वो सभ्यता हो जाती है। क्लियर? जैसे कि हमारे क्या हड़प्पा सभ्यता था, तो हड़प्पा सभ्यता जो है
विभिन्न छोटे छोटे कई संस्कृतियों के मेल से एक सभ्यता का रूप ले लिया। जैसे कि झूकर संस्कृति, झांगर संस्कृति, कैथा संस्कृति, मालवा संस्कृति, सोती संस्कृति, सिसवाल संस्कृति, बहुत सारे संस्कृति हैं ये, और उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक ये पूरी चीजें फैल गई, तो एक सभ्यता हो गया, हड़प्पा सभ्यता इसको कहते हैं। तो वही है, कहता है कि सभ्यता का विकास संस्कृति से होता है ना, है जब कोई संस्कृति बड़े क्षेत्र में फैल जाती है तथा एक मानक स्थापित कर लेती है, यानी कि एक मानदंड स्थापित कर लेती है, यानी कि कोई ऐसा चीज है वो सारे क्षेत्रों में है, कॉमन है, तो हम वह सभ्यता का रूप ले लेती है। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता का निर्माण कई छोटे छोटे संस्कृतियों से मेल से हुआ है। उदाहरण के लिए मालवा संस्कृति, कैथा संस्कृति, झूगर संस्कृति, झांगर संस्कृति, इस प्रकार की संस्कृतियां। क्लियर? एक प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है कि जो हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता जो है, एक इसका निर्माण हुआ कैसे है? इसमें बहुत सारा विवाद है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के निर्माण के संदर्भ में और पतन के संदर्भ में, दोनों संदर्भों में विवाद अच्छे खासे हैं। देखिए, चूंकि 12th में है तो हमको विवाद में नहीं पढ़ना है, विवाद हम नहीं पढ़ाएंगे आपको, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ आपको मैं ज्ञान दे दूंगा, ताकि आप कहीं लिख रहे हो तो आपको समझ में आ जाए, है ना। पहली बात, अगर पहली कक्षा मेरी आपने करी होगी तो आपको पता वहां पे चल गया होगा कि हड़प्पा सभ्यता के जो निर्माण है उसके संदर्भ में कुछ विवाद इस प्रकार से हैं कि कुछ लोगों का कहना है कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो क्रमिक प्रक्रिया का परिणाम है, यानी कि पहले, आज जो हड़प्पा सभ्यता है, जो नगरीय सभ्यता है, पहले यहाँ पे गांव हुआ करता था, गांव के बाद कस्बा बना, कस्बा के बाद नगर बना, नगर के बाद एक शहर बन गया और एक सभ्यता बन गया उसके बाद। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, जो है बाहर से कहीं से लोग आए और यहाँ उनको जो है एक खास प्रकार के जो है जमीनों में, जमीन पर खास प्रकार के क्षेत्र में इन्होंने सभ्यता बना दी, मकान बना दिए, बाजार बना दिए। देखिए, आज जैसे कि होता है ना कि कृत्रिम रूप से बनाया गया कोई चीज होता है, सामान होता है, तो उसी प्रकार से कहीं से लोग आए और उसको बना दिए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें प्रचलित हैं, लेकिन सर्वमान्य मत यही कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का निर्माण जो है वो क्रमिक प्रक्रिया का परिणाम है। वो पहले नवपाषाण काल था, उसके बाद पूर्ववर्ती हड़प्पा था, उसके बाद हड़प्पा था, उसके बाद परवर्ती हड़प्पा, उसके बाद जो है वैदिक काल, वैदिक काल के बाद महाजनपद काल, महाजनपद काल के बाद मौर्य काल, फिर गुप्त काल, और फिर पूर्व मध्यकाल, और फिर मध्यकाल, और फिर आधुनिक काल, जहां पे हम लोग टिके हुए हैं। ऐसे तो ये तो बात आ गई हड़प्पा सभ्यता की, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब देखिए संस्कृति क्या है। तो संस्कृति कहता है किसी समुदाय के जीवन पद्धति, खान पान, धर्म दर्शन, पहनावा ओढ़ावा, बात विचार, रीति रिवाज, परंपरा, कला, साहित्य के सम्मिलित रूप को हम संस्कृति कहते हैं। जो आप पहन रहे हैं, ओढ़ रहे हैं, जो आप खा रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, जिस प्रकार की पूजा पद्धति अपना रहे हैं, वो आपकी संस्कृति है। सिंपल सा लॉजिक है कि बिहार के जो गांव है, देहात है, वहां की जो महिलाएं हैं वो साड़ी पहनती हैं, लेकिन आप चलिए दिल्ली में, पंजाब में, वहां की जो महिलाएं हैं उनका पोशाक अलग है। अच्छा, चलिए साउथ इंडिया में, वहां की पोशाक अलग है। तो ये जो है ये हमारी संस्कृति की देन है कि हमारे संस्कृति में इस प्रकार की चीजें हैं। तो पहनावा ओढ़ावा हो गया, हमारे क्या खान पान भी अलग है। अब एक जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, जैसे कि बिहार है, यूपी में, वहाँ जो खाना खाते हैं, जो हम लोग सिंपल सा दाल भात रोटी सब्जी आराम से खा लेते हैं, लेकिन आप चले जाइए साउथ इंडिया में, वहाँ पर इडली डोसा। चले जाइए आप यहाँ पे क्या कहते हैं कि केरला में तो मेंदू वड़ा फेमस डिश है। फिर आप चलिए महाराष्ट्र में बड़ा पाव। तो ये जो है खास चीज है, खास संस्कृति है, तो इसको हम कहते हैं संस्कृति। अब आइए विरासत। विरासत क्या कहता है कि विरासत से तात्पर्य है कि पुरानी पीढ़ियां के द्वारा नई पीढ़ियों को दी गई भेंट, दायित्व, जीवन दृष्टिकोण, मूल्य, पद्धति, सौंदर्य बोध, संसाधन, ये सब क्या विरासत की श्रेणी में आता है। पहले मैंने समझा दिया है आपको, पहले मैंने इसको समझा दिया है, फिर मैंने आपको पढ़ के सुनाया इसको। तो ये है विरासत, ये है संस्कृति और ये है सभ्यता।
मेरे हिसाब से आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। जो भी हमें सुन रहे हैं, आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि आगे से और लोगों को फ़ायदा हो सके। अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिए, मैंने सिंधु घाटी सभ्यता का लिया था कि सिंधु घाटी सभ्यता, मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि हम आपके लिए कुछ फोटो वगैरह निकाल के जरूर लेके आएंगे, ताकि आपको बेहतर तरीके से मैं समझा सकूं, है ना। अब देखो यहाँ पे कि हमने शुरू किया है यहाँ से कि ये है आपका, देखिए कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, टाइम है 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व। देखिए इसके पहले जो है क्या है, पूर्ववर्ती, है ना, वो है आपका 3500 से 2600 ईस्वी पूर्व। इसके बाद होगा परवर्ती काल, ये हो जाएगा 1900 से पूर्व से 1300 ईस्वी पूर्व का काल। क्लियर है ये? तो ये तो सिंधु घाटी सभ्यता है। अच्छा, ये भी तो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है कि हड़प्पा सभ्यता किसको बोलेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता किसको बोलेंगे। इसमें कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, ये पहले वाले लेक्चर से आप सुन लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कि हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन के स्रोत कौन कौन से हैं, ठीक है। तो एक है पुरातात्विक स्रोत, तो यहाँ पे है कि पुरातत्व में क्या क्या है, तो महल है, खंडहर है, बर्तन है, मृतभांड है, मुहर है, कंकाल है, कब्र है, बाट एवं माप है। देखिए इतिहास के अध्ययन में तो हमने स्रोत बताए थे ही, तो हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन में भी स्रोत हैं। क्या क्या स्रोत हैं भाई, तो एक है पुरातात्विक स्रोत। हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन में पहला स्रोत पुरातात्विक, दूसरा साहित्यिक, हमने उसका भी जिक्र किया है, क्योंकि बिना पुरातत्व और साहित्य के तो हड़प्पा सभ्यता का वर्णन ही नहीं कर सकते, हड़प्पा सभ्यता के बारे में सोच ही नहीं सकते, ठीक है। और चूंकि हड़प्पा सभ्यता कहाँ आता है, ये आता है आपको प्राक ऐतिहासिक काल में, तो यहाँ पर तो केवल और केवल पुरातात्विक साक्ष्य ही आपको मिलता है, साहित्यिक साक्ष्य तो मिलता है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है। तो देखिए कहता है पुरातात्विक साक्ष्य में क्या क्या चीजें हैं कि महल, खंडहर, बर्तन, मृतभांड, मुहर, कंकाल, कब्र, बाट एवं माप। इससे हमको हड़प्पा सभ्यता के राजनीतिक इतिहास, हड़प्पा सभ्यता के साहित्यिक इतिहास, हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक इतिहास, हड़प्पा सभ्यता के बारे में आर्थिक इतिहास जो है, वहाँ के तकनीकी इतिहास, वहाँ के बारे में हमको प्रशासनिक इतिहास, सारा कुछ हमको पुरातत्व से ही पता लगता है। तो आप प्रश्न उठाइएगा कि कैसे पुरातत्व से हमको कैसे समाज के बारे में कैसे पता लगेगा। पुरातत्व से हमको किसी सभ्यता के सामाजिक विभाजन के बारे में कैसे पता लगेगा, तो पता लग जाएगा। कैसे पता लगेगा, सिंपल सा लॉजिक है। हड़प्पा सभ्यता में बहुत अधिक मात्रा में महिलाओं की मूर्तियां मिली है। हड़प्पा सभ्यता में बहुत अधिक मात्रा में महिलाओं की मूर्तियां मिली है। इससे पता लगता है कि हड़प्पाई जो समाज है वो मातृसत्तात्मक समाज है, मातृ प्रधान समाज है। क्लियर है? हड़प्पाई जो समाज है वो मातृ प्रधान समाज है। अच्छा, वर्तमान समाज कैसा है, वर्तमान इंडियन सोसाइटी कैसी है, तो वो जो है पितृसत्तात्मक सोसाइटी है। वर्तमान समाज पितृसत्तात्मक समाज है। खैर छोड़िए, तो इससे हमको पता लगता है। देखिए मैंने आपको यहाँ से देखे खिलौने, यहाँ पे ये जो है महल है, ये राजा का महल, ये जो आप देख रहे हैं ये तालाब है, मोहनजोदड़ो का तालाब है, ये साधु की मूर्ति है। कितना बढ़िया मूर्ति आपको दिख रहा होगा। इधर तो भले टूट गया है, जैसा नाक भी टूटा हुआ है, लेकिन ये जो मूर्ति है, आप अगर मैंने आगे दिखाया है आपको इसको, मूर्ति को, तो जो मूर्ति है ना, ये एक शॉल ओढ़े हुए, चादर ओढ़े हुए है, और इस मूर्ति के जो चादर है उस पर 3 पत्ता वाला फूल बना हुआ है, इस प्रकार के, ऐसे ये फूल बना हुआ है ऐसे। समझिए कि उस काल में केवल लोग खाना नहीं खाते थे, व्यापार वाणिज्य तो था ही, उस काल में कला भी बहुत विकसित था। और कला किस प्रकार का, तो इस प्रकार का। देखिए कितना बेहतर तरीके से मूर्ति निर्माण कला उनको द्रव्यमोम विधि के आधार पर। द्रव्यमोम विधि मतलब क्या है, मोम देखे होंगे, तो मोम को पिघला करके आप जिस बर्तन में डाल दीजिए उसका सांचा पकड़ लेता है, उसी प्रकार से यहाँ भी था। द्रव्यमोम विधि यानी कि मेटल को पिघला करके किस सांचे में डाल देते थे और मूर्ति बन जाती थी उस तरीके से। तो इस प्रकार का प्रचलन यहाँ पे था। देखिए कि मन का मतलब गला में पहनने वाले माला, जो वर्तमान में जो माला है, उस काल में मन के हुआ करते थे। आज इसी प्रकार के जो मन के ना, हमारे के यहाँ गाँव में भैंस पहनता है आज,
उस प्रकार का ना, वो सेलखड़ी का, वो आज वो चीनी मिट्टी का हो गया। अब तो वो भी नहीं, भैंस भी नहीं पहनता अब तो, लेकिन पहले पहनता था उसको। अच्छा, ये जो है आपको मुहर है, बाट है, ये मुहर आपको दिख जाएंगे, किस प्रकार से मुहर है, जो मुहर मारे वाला इसे। ठीक, तो ये हमारे हो गए पुरातात्विक साक्ष्य। और ये हो गए साहित्य। साहित्य में क्या है कि लिपि उपलब्ध है लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी है। हड़प्पाई लिपि जो है उपलब्ध है लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी है। अब देखिएगा यहाँ पर कि ये हड़प्पाई लिपि है, लिखा हुआ नहीं लग रहा कि कोई चित्र पारा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। अगर इसको देखिएगा, इस चित्र को, आपको लग रहा है कोई मछली दूगो है, ये दिख रहा होगा तो ये मछली, आपको ये लग रहा है कि आपको कोई जो है साधु कोई ना, ऐसे हम लोग टीका करते हैं तो उस प्रकार का टीका टाइप के ये है। तो इस प्रकार से ऐसे ये लिपि है, लेकिन इस लिपि का मतलब क्या है ये पढ़ी नहीं जा सकी। ठीक है, जबकि इसके समकालीन, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन जितनी भी सभ्यताएं हैं, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन जितनी भी सभ्यताएं, उस सारी लिपियां पढ़ी जा चुकी है। चाहे मिस्र की सभ्यता हो, रोम की सभ्यता हो, चाहे यूनान हो, ग्रीस हो, चाहे इंका हो, एज़टेक हो, माया हो, इधर मेसोपोटामिया हो, इधर जो है चीन में सांग सभ्यता हो, सारी सभ्यताएं की लिपि पढ़ी जा चुकी है। लेकिन जो भारतीय सभ्यता है, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है, इसकी लिपि अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये विज्ञान का लिमिटेशन नहीं है? क्या विज्ञान का सीमा नहीं है कि विज्ञान हम चांद तक, मंगल तक पहुंच गए और एक छोटा सा लिपि जो है उसको नहीं पढ़ पाए हम लोग, हड़प्पा सभ्यता की लिपि। खैर चलिए आगे चलते हैं। तो हड़प्पाई जो लिपि है वो कौन लिपि है? ये लिपि है चित्राक्षर। चित्राक्षर लिपि है। इसी को हम लोग कौन लिपि कहते हैं? बाउस्ट्रोफ्रेंडम लिपि। और इसी को कहते हैं गौमूत्री लिपि। ठीक है, तो याद रखिएगा ये। तो अब इसमें लिपि में देखिए कि चित्र बना हुआ किसका, तो एक सिंग वाला गेंडा का चित्र बना हुआ है यहाँ पे और भी बहुत सारी लिपि है। यहाँ पे आपको स्वास्तिक का चित्र मिलेगा, इधर देखिएगा बाघ का चित्र है, हाथी का चित्र है। तो इस प्रकार के जो है इसमें मुहर पर चित्र है, उस पर लिपि उकेरी गई है, समझ गए। तो ये हड़प्पा सभ्यता की लिपि है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि हड़प्पा सभ्यता का उदय हुआ कैसे, एक बड़ा विषय है कि यही प्रश्न पूछ दे कि हड़प्पा सभ्यता के उदय के बारे में बताइए, या फिर हड़प्पा सभ्यता के उदय पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो कैसे, क्या करेंगे? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का उदय जो है एक बड़ा ही विहंगम इसका दृश्य रहा है, बड़ा ही एक समझिए रोचक दृश्य रहा है इसका उदय के। कैसे रहा है जो समझिए। हुआ क्या है कि पहले तो समझिए कि भारतीय इतिहास जो है वो लिखने का काम किया गया ब्रिटिश के द्वारा। अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास को लिखना शुरू किया। अब उसके बाद आप देखिएगा कि जब अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास को लिखना शुरू किया तो सबसे पहले अंग्रेज आए। अंग्रेज एक बहुत बड़े विद्वान थे, उनका नाम था चार्ल्स मेसोन जो है भारत में घूमने आए थे, और घूमते घूमते वो पंजाब तरफ चले गए। उसमें पाकिस्तान तो साथ में ही था। ये घटना है 1972 की घटना है कि चार्ल्स मेसोन जो एक ब्रिटिश जो है अधिकारी थे, वो घूमने आए, और वो 1972 में आए और वो चले गए पंजाब में हड़प्पा के पास गए। वहाँ पे देखा कि एक टीला है, तो वहाँ पे घूमने गए टीले के पास। तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने कहा कि देखिए वो टीले पर मत जाइए, वो टीला एक श्रापित राजा का टीला है। ठीक, लेकिन वहाँ पे गए तो उनको वहाँ पे जाने के बाद उनको कुछ सस्पिशियस चीज़ लगा कि वहाँ की जो ईंटें हैं वो जो है 2:4:1 के अनुपात में है। कुछ और चीज़ें, महल खंडहर लगा कि वो आज का आधुनिक नहीं है, वो बहुत प्राचीन है। उन्होंने अपनी डायरी निकाली, उसमें मेंशन कर दिया कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं इस प्रकार की। उसके बाद देखिए कि चार्ल्स मेसोन जो हड़प्पा स्थल की प्राचीन सभ्यता के दबे होने की बात कही थी। उसके बाद 1853 ईस्वी में कनिंघम आए भारत में। कनिंघम महोदय, भारतीय पुरातात्विक इतिहास का पिता कहा जाता है कनिंघम को। भारतीय पुरातात्विक इतिहास का पिता कहा जाता है कनिंघम महोदय को। और एक बात और याद रखिएगा, कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक इतिहास का पिता कहा जाता है कनिंघम महोदय को। और याद रखिए कि भारतीय इतिहास का पिता किसको कहते हैं? इतिहास का पिता कहते हैं हम किसको? तो मेगास्थनीज
मेगास्थनीज। और भारतीय इतिहास की पहली पुस्तक किसने लिखी है? भारतीय इतिहास की पुस्तक, उसका नाम है अर्ली इंडिया। अर्ली इंडिया है ना, इंडिया, वो लिखा है B.A. स्मिथ ने, B.A. स्मिथ ने लिखा है, तो याद रखिएगा ये। अच्छा, दुनिया में इतिहास का पिता किसको कहते हैं? फादर ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोटस, ये भी याद रखिएगा। तो याद रखेंगे यहाँ पे कि चार्ल्स मेसन जब भारत में आए 1972 में, वो आए, हड़प्पा गए। हड़प्पा वर्तमान में पंजाब में है, पाकिस्तान वाले पंजाब में, साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में है ये। तो हड़प्पा गए, उन्होंने देखा कि भाई कुछ कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो सस्पिशियस उनको लगा कि नहीं, प्राचीन है, पुरातात्विक चीज़ें। उन्होंने अपनी डायरी में मेंशन किया और वो फिर तो चले गए। उसके बाद आए कौन? कनिंघम। कनिंघम भारत में आए ही थे, चूँकि पुरातत्व के जानकार थे, तो वो एक्सप्लोर कर रहे थे पूरे भारत को, तो उनको वो डायरी जो है मिला, तो उन्होंने वो चीज़ों को पढ़ा, फिर वो भी गए वहाँ पे, कनिंघम भी गए वहाँ। लेकिन कनिंघम के पास उतना समय नहीं था कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई करवा पाते। तो वो जब जा रहे थे ना, तो उनके जाने के बाद आ गए जॉन मार्शल। जॉन मार्शल जो है 1902 में आए। अब देखिएगा कि 1902 में आए जॉन मार्शल साहब। उसके बाद उनको ये चीज़ें पता लगी, तो जॉन मार्शल भी एक, चूँकि ब्रिटिश ऑफिसर हैं, उनको इसमें इंटरेस्ट था। तो बीच में और लंबी कहानी है हड़प्पा के बारे में, कि कराची से लेकर के यहाँ आप देखेंगे कि लाहौर तक रेलवे जा रहा था, तो रेलवे लाइन बिछाने के क्रम में जो उसकी खुदाई होनी शुरू हुई। तो आप देखिएगा कि जब ये चीज़ें मिलने लगी, तो 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल ने एक भारतीय पुरातात्विक जो विद हैं, जो इनका नाम है दयाराम साहनी, दयाराम साहनी के दयाराम साहनी को उन्होंने रिक्रूट किया, और दयाराम साहनी को कहा कि एक काम करो, आप जाओ वहाँ हड़प्पा में और प्रॉपरली हड़प्पा की खुदाई करवाओ, देखो तो उसमें क्या मिलता है। दयाराम साहनी 1921 में निकल गए और वहाँ गए, तो वहाँ खुदाई शुरू हो गई। खुदाई शुरू हुई तो पहले जो है वर्टिकल खुदाई हुई, वर्टिकल मतलब गहराई में खुदाई हुई, तो एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा परत निकलता गया, और जो है जब उसमें बहुत सारी चीज़ निकलने लगी, बर्तन निकले, कंकाल निकले, और उसकी जब क्षैतिज खुदाई हुई, तो बड़े पैमाने पे एक शहर का जो है ढांचा निकलना शुरू हो गया। तो उसी के क्रम में हड़प्पा की खुदाई हो गई। अब हड़प्पा की खुदाई हुई तो पूरे देश में हंगामा मच गया। उसका जब फॉरेंसिक टेस्ट हुआ, तो मतलब दुनिया में एक हंगामा मच गया कि भाई ये तो भारतीय जो सभ्यता है वो तो बहुत प्राचीन है, समझ, भारतीय सभ्यता बहुत प्राचीन है। तब जाकर के जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही बुलाया गया एक व्यक्ति और है, उनका नाम है राखल दास बनर्जी। 1922 में राखल दास बनर्जी को बुलाया गया और उनको मोहनजोदड़ो भेजा गया। मोहनजोदड़ो में कहा जाता है कि जहाँ पे मोहनजोदड़ो वर्तमान है, वहाँ पर कुषाण कालीन एक जो है ये क्या कहते हैं स्तंभ, पिलर हुआ करता था। तो बेसिकली जो राखल दास बनर्जी हैं वो कुषाण कालीन पिलर की खुदाई के लिए मोहनजोदड़ो गए थे। लेकिन जब खुदाई होना शुरू हुआ उस पिलर की, तो वहाँ पे जो कंकाल निकलना शुरू हुआ, और फिर उसके बाद लंबे क्षेत्रों में खुदाई हुई, तो पूरा का पूरा एक शहर निकल गया। और वहाँ जो है बहुत अधिक मात्रा में मुर्दे का जो कंकाल है, मतलब मरे हुए व्यक्तियों का कंकाल निकलना शुरू हुआ, इसलिए उसका नाम पड़ गया मोहनजोदड़ो, यानी कि मृतकों का टीला। समझ गए, वहाँ उसका नाम पड़ गया मोहनजोदड़ो, यानी कि मृतकों का टीला। समझ गए। तो 1922 में जो है आपने देखा कि मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई। मोहनजोदड़ो देखेंगे तो उसके बगल में लोहेमजोदड़ो भी है, चांदहुदड़ो भी है, नाल है, उसके बगल में और भी मिल जाएगा, कोटदीजी वगैरह भी, बहुत सारे स्थल वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। उसी प्रकार से धीरे 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 करके जो है आप देखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है वो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में हमको फैलता हुआ दिखता है। वर्तमान में हड़प्पा सभ्यता उत्तर में आप देखिएगा तो अब तो पहले चेनाब नदी के किनारे मांदा एक डिस्ट्रिक्ट था, अब तो शायद वो चला गया है लद्दाख में, ठीक है। तो उत्तर में मांदा, दक्षिण में जो है दाइमाबाद गोदावरी नदी के किनारे है, और पूरब में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है, और पश्चिम में आप देखिएगा
तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के दशक नदी के किनारे जो है एक स्थल, उसका नाम है सुतका गेंडोर। ठीक, तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण इतने बड़े पैमाने पर हड़प्पा सिविलाइजेशन जो है वो फैला हुआ था। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो है कुछ कहानी इस प्रकार से रहा। अब आइएगा आगे चलते हैं। अब कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के संदर्भ में विभिन्न मत प्रचलित हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के बारे में बताइए। ये उदय तो समझ गए कैसे कैसे खुदाई हुई। ठीक है, सबसे पहला स्थल हड़प्पा, हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, पहले वहीं पे खुदाई हुई, इसीलिए इसका नाम पड़ गया हड़प्पा। ठीक है, बाद में पड़ा इसका सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कि हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश स्थल जो है वो सिंधु नदी के आसपास में ही है। सिंधु नदी घाटी के कछारी मैदानों में ही हड़प्पाई नगर विकसित हुए हैं, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी हम कहते हैं। इसे हम संदैव्य सभ्यता भी कहते हैं। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ जाते हैं। अब कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के संदर्भ में विभिन्न मत बताइए। कौन कौन से मत प्रचलित हैं हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के संदर्भ में? अब देखिए, विवाद में नहीं पढ़ना है हमको, सीधे सीधे काम कर लेना है, दो दो पॉइंट, एक एक पॉइंट करके, है ना। तो अब यहां पे देखिएगा, कहता है कि द्रविड़ उत्पत्ति की अवधारणा, है ना। अब हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में कहा जाता है कि जो द्रविडियन आए और जो है इनको जो है इस सभ्यता का निर्माण कर दिए। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, मेसोपोटामिया उत्पत्ति की सभ्यता, कहना है कि नहीं, मेसोपोटामिया से कुछ लोग आए और हड़प्पा सभ्यता का निर्माण कर दिया। कुछ उदाहरण देते हैं कि मेसोपोटामिया के यहाँ पे कुछ सिक्के हैं, कुछ स्तंभ हैं, मिलते हैं मेसोपोटामिया के, इससे उनका कहना है कि भाई हड़प्पा सभ्यता का जो निर्माण है मेसोपोटामिया ही लोग करवाए। कुछ लोगों का मानना है कि जो है हड़प्पा सभ्यता का जो उद्भव है वो अकस्मात हो गया, अकस्मात उद्भव, मतलब वही वाली बात हो जाती है कि बाहर से कहीं से कोई आ रहे। कुछ लोग कहते हैं कि आर्य उत्पत्ति वही अकस्मात उद्भव है। आर्यंस आए और जो आगे जाकर आर्यंस हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल में, आर्य लोग आते हैं, आर्य सभ्यता, तो आर्यंस आए और हड़प्पा सभ्यता का निर्माण कर दिया। इसका ये मानना है मोर्टिमर व्हीलर का। फिर आगे कहते हैं कि क्रमिक उत्पत्ति की अवधारणा। ये देखिए, क्रमिक उत्पत्ति की जो अवधारणा है यही प्रचलित है वर्तमान में। क्रमिक उत्पत्ति की अवधारणा वर्तमान में प्रचलित है, समझ गए, ये वाला। और इसका मानना है, क्रमिक उत्पत्ति का अवधारणा का मानना है कि हड़प्पाई जो लोग हैं, ठीक है, हड़प्पाई सभ्यता जो है ये क्रमिक रूप से विकसित प्रक्रिया का परिणाम है। हड़प्पा सभ्यता जो है वो क्रमिक रूप से विकसित प्रक्रिया का परिणाम है, समझ गए। अब इसको एक तरीके से और समझ लेते हैं हमको। अब ये जो प्रमाण देते हैं क्रमिक उत्पत्ति की अवधारणा, ये देते हैं कौन? तो अमलानंद घोष। अमलानंद घोष एक बहुत बड़े पुरातत्वविद हैं, भारत के हैं। उन्होंने कहा है कि नहीं, हड़प्पा सभ्यता का जो निर्माण है वो क्रमिक क्रिया का परिणाम है, समझ गए। पहले गांव था, गांव से कस्बा हुआ, कस्बा से नगर हुआ, नगर से शहर हो गए, और शहर से जो है ये सभ्यता का निर्माण हो गया, और इतनी बड़ी सभ्यता का निर्माण हो गया। ठीक, अब आगे देखिए, कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के क्रमिक उत्पत्ति की अवधारणा को ही स्वीकार किया गया है। वर्तमान समय में हड़प्पा सभ्यता का जो निर्माण है, उद्भव है, इसके लिए क्रमिक उत्पत्ति की अवधारणा ही स्वीकृत है। अगर आपको लिखना हो तो हड़प्पा सभ्यता के निर्माण में क्रमिक उत्पत्ति की अवधारणा प्रचलित तो बहुत सारे चीजें हैं, ये चीज है, ये चीज, ये चीज, ये चीज, लेकिन सर्वमान्य मत कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो निर्माण है वो क्रमिक प्रक्रिया का परिणाम के कारण ही उद्भव हुआ है। आगे कहते हैं कि अर्थात हड़प्पा सभ्यता का उद्भव ग्रामीण संस्कृतियों के क्रमिक विकास से माना जाता है, जो मेहरगढ़ एवं किली गुल मोहम्मद, यहाँ पर छूटा हुआ है, याद रखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा कि बलूचिस्तान के मेहरगढ़, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, बलूचिस्तान के मेहरगढ़ एवं किली गुल मोहम्मद। आगे देखिए, अफगानिस्तान के मुंडीगढ़, पंजाब के जलीलपुर के समीप लगभग 6000 ईस्वी पूर्व में विकसित हुई थी। कौन? तो ये छोटी छोटी सभ्यताएं, जैसे छोटी छोटी संस्कृतियां, जैसे कि झूकर संस्कृति, झांगर संस्कृति, कैथा संस्कृति, मालवा संस्कृति, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे है कि एक दो और संस्कृतियां हैं, जैसे कि कैथा, मालवा, झूकर, झांगर, और बहुत सारी संस्कृतियां हैं, है ना।
तो इसके विभिन्न छोटे छोटे संस्कृतियों के क्रमिक निर्माण के कारण, क्रमिक जो है विकास के कारण इन सभ्यताओं का निर्माण हुआ, हड़प्पा सभ्यता का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये एक पार्ट यहाँ पे रहा, फिर ज़्यादा लेट हो जाएगा, है ना। तो एक छोटा सा हम ब्रेक ले लेते हैं, फिर अगले पार्ट में आएंगे, पार्ट नंबर 3 में। तब तक के लिए आप बन रही है मेरे साथ, हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही मैं इसका 3rd सेशन लेकर आऊँगा।